कर्ज के पहाड़ को चुकाने के लिए मैं स्टेज पर चढ़कर गाना गाता हूँ। 90 बिलियन आंटीज एकदम शांत हो जाती हैं और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स भी रुककर सोचने लगती हैं, क्योंकि मैं पहले कोई खास इंसान नहीं था, बस एक संघर्ष करता सॉन्ग राइटर था जिसने बहुत ज्यादा ब्रेज चिकन खाया और अचानक मर गया। जब मैं दोबारा आंखें खोलता हूँ तो खुद को एक हैंडसम आइडल के शरीर में पाता हूँ जिसकी करियर पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। मैं उसकी मेमोरीज को खंगालता हूँ और पूरी कहानी जोड़ता हूँ। ओरिजिनल सोल का नाम रिवर था। उसने 18 साल की उम्र में एक टैलेंट कंपटीशन शो से डेब्यू किया था। अपनी लुक्स और बनाई गई हाइप के दम पर वह सीधा टॉप पर पहुंच गया। उसने 3 महिलाओं को डेट किया था, सेरेना, क्वीन ऑफ पॉप, जेड, अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस, और सनी, फैन फेवरेट आइडल। लेकिन जिसने उसे सच में बर्बाद किया वह था टैक्स स्कैंडल। उसकी रेपुटेशन एक रात में ढह गई। ब्रांड्स ने कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर दिए, शो प्रोड्यूसर्स ने उसे बाहर कर दिया, ओरिजिनल सोल पर 50 मिलियन का डेट छोड़ दिया गया। क्या भयानक स्थिति है। इससे बुरी स्टार्टिंग हैंड की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं अपनी सिचुएशन का आकलन करता हूँ। सबसे पहले मैं एपेक्स एंटरटेनमेंट से सारे संबंध खत्म कर देता हूँ। मुझे शक है कि फैन स्लीपिंग स्कैंडल के पीछे वही लोग थे। शायद सस्ता कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल कराने के लिए पूरा जाल बिछाया गया था। अच्छी बात यह है कि मेरी इमेज पहले ही पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन बिना किसी लड़ाई के हो जाता है। अगला कदम पैसा कमाना और डेट चुकाना। मैं फोन निकालकर एक के बाद एक वैरायटी शो से संपर्क करता हूँ। हर कोई मुझसे ऐसे बचता है जैसे मैं कोई प्लेग हूँ। आखिरकार बेशर्मी की सारी हदें पार करने के बाद हेवंस वॉइस के डायरेक्टर ली मुझ पर दया दिखाते हैं और 2.5 मिलियन अपीयरेंस फी वाला एक सस्ता कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। हेवंस वॉइस एक क्रूर म्यूजिक कंपटीशन है। यहाँ सिर्फ सीरियस सिंगर्स मुकाबला करते हैं। डायरेक्टर ली अच्छी तरह जानते हैं कि मैं एलिमिनेट हो जाऊंगा। वह बस मेरी बची हुई पॉपुलैरिटी का आखिरी कतरा निचोड़ना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही मेरी आखिरी लाइफ लाइन है। एक हफ्ते बाद फिल्मिंग शुरू होती है। मैं प्रोडक्शन टीम द्वारा अरेंज किए गए होटल में पहुंचता हूँ। मैं पूरी तरह कंगाल हूँ। अपार्टमेंट तक बेच चुका हूँ। 20 मिलियन से ज्यादा डेट है और हालत ऐसी है कि ब्रेस्ड चिकन तक ऑर्डर नहीं कर सकता। धत, चाहे कोई भी दुनिया हो, स्ट्रगल तो स्ट्रगल ही रहता है। इसी बीच होटल के दूसरे हिस्से में एक प्राइवेट डाइनिंग रूम में दूसरे कंटेस्टेंट्स बातें कर रहे हैं। यकीन होता है कि प्रोड्यूसर्स ने उसे भी बुलाया है। रिवर, उस आदमी की करियर पूरी तरह खत्म हो चुकी है। रूम में टॉप रैंक्ड सिंगर मार्कस धीरे धीरे अपना ड्रिंक पीता है और तिरस्कार से हंसता है। रिवर को भूल जाओ, उसकी स्किल लेवल के साथ वह सिर्फ कैनन फॉडर है। एलिमिनेशन राउंड आते ही बाहर हो जाएगा। कंटेस्टेंट्स में मार्कस का इंडस्ट्री स्टेटस सबसे ऊंचा है और सभी उसका सम्मान करते हैं। अगले दिन फिल्मिंग आधिकारिक रूप से शुरू हो जाती है। प्रोडक्शन टीम हर कंटेस्टेंट का एक छोटा इंट्रोडक्टरी इंटरव्यू अरेंज करती है। मेरा इंटरव्यू लेने वाली प्रोड्यूसर लगभग 30 साल की महिला है जिसका नाम इवॉन है। उसने सफेद शर्ट और जीन्स पहन रखी है और उसका मैच्योर आकर्षक फिगर पूरी तरह नजर आता है। इवॉन मेरी आंखों में देखते हुए पूछती है, रिवर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अगले राउंड तक पहुंच पाओगे? मैं हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखता हूँ। आप क्या सोचती हैं इवॉन? हमारी आंखें मिलते ही इवॉन को एक अजीब झटका महसूस होता है। सवाल का जवाब दो, उसे वापस मेरी तरफ मत घुमाओ और इस तरह घूरना भी बंद करो। मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, सॉरी, मैं खुद को रोक नहीं पाया। इवॉन के चेहरे पर एक पल के लिए घृणा की झलक दिखाई देती है। मैं कुछ सोचकर जवाब देता हूँ, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं एलिमिनेट होऊंगा या नहीं। मैं एक एक कदम आगे बढ़ूंगा। इवॉन भौहें सिकोड़ लेती है। इस जवाब से उसे कुछ भी पता नहीं चला। वह फिर पूछती है, एक और सवाल, थोड़ा पर्सनल। ऑनलाइन लोग कहते हैं कि तुम्हारे कई फीमेल आर्टिस्ट्स के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप्स रहे हैं। क्या तुम इस पर कुछ कहना चाहोगे? यह सवाल साफ तौर पर प्रोडक्शन टीम द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन मेरे पास विरोध करने की स्थिति नहीं है। इसलिए मैं सीधे कैमरा की तरफ देखता हूँ और कहता हूँ, मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ। मेरे जितने भी रिलेशनशिप्स थे वे सब असली थे। मैंने कभी एक साथ कई लड़कियों को डेट नहीं किया। इवॉन मुझे ऐसे देखती है जैसे उसे मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो। इंटरव्यू खत्म होने के बाद वह मुझे वेटिंग रूम तक ले जाती है। जैसे ही मैं डोर खोलकर अंदर जाता हूँ, 9 जोड़ी आंखें एक साथ मेरी तरफ घूम जाती हैं। उनमें क्यूरियोसिटी है, सरप्राइज है, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्गस्ट है। मैं मुस्कुराकर सबको हाथ हिलाता हूँ। कैमरास चल रहे हैं, इसलिए वे मजबूरी में सिर हिला देते हैं। मैं पूरे रूम को देखता हूँ और एक शांत कोने में जाकर बैठ जाता हूँ। मार्कस मुझे ठंडी नजर से देखता है। उसकी आंखों में साफ तिरस्कार भरा हुआ है। स्टेज पर होस्ट पहले ही रूल्स समझा रहा है। हर राउंड में 500 ऑडियंस मेंबर्स वोट देंगे। पहला एपिसोड सिर्फ शोकेस राउंड है। एलिमिनेशन दूसरे एपिसोड से शुरू होगी। मार्कस सबसे पहले स्टेज पर जाता है। वह वही सॉन्ग गाता है जिसने उसे फेमस बनाया था। उसकी वोकल्स और सॉन्ग दोनों टॉप टियर हैं, शानदार। क्राउड पूरे परफॉर्मेंस के दौरान चीखता और तालियां बजाता रहता है। परफॉर्मेंस खत्म होने पर उसे 456 वोट्स मिलते हैं। किसी चमत्कार के बिना यह फर्स्ट प्लेस है। शो आगे बढ़ता रहता है और आखिरकार छठे परफॉर्मर के रूप में मेरी बारी आ जाती है। बाकी हर सिंगर को स्टेज पर जाने से पहले चीयर्स मिलते हैं, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो एक भी इंसान कुछ नहीं कहता। मुझे परवाह नहीं। मैं डोर खोलता हूँ और बाहर चला जाता हूँ। होस्ट मेरा नाम पुकारता है। क्राउड तुरंत शोर मचाते हुए विरोध करने लगता है। बिल्कुल, रिवर ही है। ये स्कमबैग सच में यहाँ आने की हिम्मत कर गया? इसकी गार्बेज वॉइस के साथ इस शो में आना तो बस खुद को बेइज्जत करवाना है। गर्ल्स, इस स्कमबैग को वोट मत देना। इसे सबसे आखिरी रैंक पर भेजो। यहाँ तक कि होस्ट भी असहज दिखने लगता है। वह जल्दी जल्दी एडवर्टाइजमेंट स्क्रिप्ट खत्म करता है और स्टेज से उतर जाता है। मैं सिर झुकाता हूँ, जबड़ा कस जाता है और धीरे धीरे माइक उठाता हूँ। क्राउड से लगातार बूस और इंसल्ट्स की आवाजें आती रहती हैं। डायरेक्टर ली तक हिल जाता है। उसे पता था कि मुझे बू किया जाएगा, लेकिन इतना बुरा होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। वह मॉनिटर पर मुझे अकेले स्टेज पर खड़ा देखता है और फिर भी मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान मौजूद है। इवॉन के दिल में कुछ हलचल होती है। ये स्कमबैग अभी थोड़ा दयनीय लग रहा है। स्टेज पर खड़ा मैं पहले से इस सब के लिए तैयार था। मैं एक शब्द नहीं बोलता, चुपचाप खुद को स्थिर करता
करता हूँ, ऑडियंस की तरफ हल्का सा झुककर बाव करता हूँ। फिर म्यूजिक शुरू होता है। बिग स्क्रीन पर सॉन्ग इन्फॉर्मेशन चमकती है। परफॉर्म्ड बाय रिवर, रिटन एंड कंपोज्ड बाय रिवर। क्राउड अचानक शांत हो जाता है। सबको लगा था कि मैं अपने पुराने हिट सॉन्ग्स में से कोई गाऊंगा। किसी ने नहीं सोचा था कि मैं ओरिजिनल सॉन्ग लेकर आऊंगा। नो वे, कोई बुदबुदाता है। रिवर ने कुछ लिखा है, पक्का कोई बेकार पॉप सॉन्ग होगा, उसके फैंस के लिए बनाया होगा। रुको, इंट्रो तो सच में अच्छा लग रहा है। इवॉन भी चौंक कर म्यूजिक डायरेक्टर की तरफ देखती है। स्लो बैलेड है, वह धीरे से कहती है। उसके पुराने स्टाइल जैसा बिल्कुल नहीं। म्यूजिक डायरेक्टर विक्टर भौहें चढ़ाता है। उसने खुद सबमिट किया था। क्वालिटी सच में ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उसने लिखा है। स्टेज पर इंट्रो आगे बढ़ता है और मैं धीरे धीरे माइक उठाता हूँ। कुछ साधारण लाइंस गाता हूँ और पूरा वेन्यू शांत हो जाता है। हर चेहरे पर शौक साफ दिखाई देता है। उस कमबैक की आवाज सच में अच्छी है। कंट्रोल रूम में डायरेक्टर ली मॉनिटर को घूरता रह जाता है। क्या सच में ये वही है? इवॉन और विक्टर दोनों सिर हिलाते हैं। दूसरे कॉन्टेस्टेंट्स भी उतने ही शॉक्ड हैं, खासकर रूबी। उसने रिवर को पहले म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करते देखा था, तब उसकी वोकल्स वाकई भयानक थीं। कुछ महीनों में इतना इंप्रूवमेंट कैसे हो सकता है? स्टेज पर मैं गाना जारी रखता हूँ। क्राउड मेरी आवाज सुनता है, हल्की भारी, थोड़ी भर्राई हुई और दर्द से भरी। धीरे धीरे उनके दिल का गुस्सा कम होने लगता है। सबके दिमाग में एक दुख भरी लव स्टोरी बनने लगती है। एक लड़का जिसने एक लड़की को हर्ट किया, एक लड़का जो गिल्ट में डूबा हुआ है, अकेला, पछतावे से भरा हुआ जब वह लड़की उसे छोड़कर चली गई। उसी पल सबके दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या उसने ये सॉन्ग अपनी जिंदगी से इंस्पायर्ड होकर लिखा है? क्या ये उसकी किसी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए है? लेकिन किसके लिए? सिरीना? जेड? सनी? ऑडियंस में स्पेकुलेशन फैल जाती है। मेरे लिए यह सॉन्ग जानबूझकर चुना गया था। ओरिजिनल सोल पूरी तरह डिजास्टर था। पब्लिक ओपिनियन को सीधे बदलना लगभग असंभव है, तो क्यों ना उसी का इस्तेमाल किया जाए। एक डिवोटेड हार्ट ब्रोकन मैन की इमेज बनाई जाए। स्कमबैग नहीं, मैं तो बस हर लड़की को एक घर देना चाहता था। मैं प्लेयर नहीं हूँ, मेरे दिल में बस बहुत सारे कमरे हैं और हर लड़की को उसका एक असली हिस्सा मिला था। स्टेज पर मैं अपनी सारी वोकल स्किल्स झोंक देता हूँ और अपने सालों के एक्टिंग एक्सपीरियंस का हर कतरा भी मैं दर्द और टेंडरनेस से भरा हुआ गाता हूँ। साथ ही चुपके से कैमरा के क्लोजअप एंगल्स भी पकड़ता रहता हूँ। आंखों में बस उतनी ही नमी आने देता हूँ जितनी चाहिए। सॉन्ग अपने अंत की तरफ बढ़ता है। हर कोई म्यूजिक में खो चुका है। मेरी टेक्निकल फाउंडेशन मजबूत है, लेकिन इमोशन और परफॉर्मेंस अभी पूरी तरह एक नहीं हुए हैं। कुछ रफ एजेस अब भी मौजूद हैं। जब आखिरी नोट खत्म होता है, मैं क्राउड की तरफ देखता हूँ और धीमी आवाज में बोलता हूँ। गला थोड़ा भर्रा जाता है। थैंक यू कि आप अभी भी मेरा गाना सुनने को तैयार हैं। मैं सच में दिल से ये कह रहा हूँ। मैं ऑडियंस को पूरा 90 डिग्री बाव देता हूँ, फिर म्यूजिशियंस की तरफ मुड़कर उन्हें भी बाव करता हूँ। कैमरा तुरंत क्लोजअप लेता है। बिग स्क्रीन पर हर कोई मेरी आंखों की सिंसेरिटी देख सकता है। उस पल पूरे हॉल में एक हल्का सा कंपन दौड़ जाता है। इवॉन मुझे स्टेज पर अकेले खड़ा देखती है और अचानक उसके दिल में दर्द सा उठता है। स्टेज से उतरने के बाद क्राउड फिर बातें करने लगता है। सॉन्ग सुंदर था, लेकिन ये आदमी अब भी स्कमबैग है। डिवोटेड लवर बनने का नाटक मत करो। मैं इसकी बातों में नहीं आने वाला। मैं इसे वोट नहीं दूंगा। वेटिंग रूम में लौटते ही दूसरे कॉन्टेस्टेंट्स मुझे देखते रह जाते हैं। वे साफ तौर पर चौंक गए हैं। मार्कस चुप्पी तोड़ता है। उसकी आवाज सपाट लेकिन नुकीली है। रिवर, वो सॉन्ग तुमने खुद लिखा था? बाकी सब भी उत्सुकता से मेरी तरफ देखने लगते हैं। मैं एक पल रुकता हूँ, फिर सिर हिला देता हूँ। हाँ, मार्कस हल्की मुस्कान देता है। तुम्हारे पुराने स्टाइल से काफी अलग है। उसका मतलब बिल्कुल साफ था। उसे लगता था कि मैंने वह सॉन्ग किसी और से खरीद लिया है। मैं अच्छी तरह समझ गया कि वह क्या कहना चाहता है, इसलिए तुरंत जवाब देता हूँ। मार्कस, तुमने भी तो अपने करियर में बहुत अलग अलग स्टाइल्स के सॉन्ग्स रिलीज किए हैं, है ना? मार्कस तिरस्कार से हंसता है और चुप हो जाता है। उसी समय स्टेज पर होस्ट मेरा स्कोर अनाउंस करता है। कंग्रेचुलेशंस टू रिवर, 267 वोट्स। होस्ट की आवाज सपाट है, लेकिन ऑडियंस तक बात साफ पहुंच जाती है। क्राउड में हंसी की लहर दौड़ जाती है। 300 भी नहीं छू पाया। मुझे पता था ये स्कमबैग कुछ नहीं कर पाएगा। अगले एपिसोड में पक्का एलिमिनेट हो जाएगा। इस बीच मैं स्पॉन्सर द्वारा दिए गए चिप्स और मिल्क खा रहा हूँ। सच कहूँ तो मैं इस स्कोर से संतुष्ट हूँ। पब्लिक डाउनफॉल के बाद मुझे लगा था कि कोई मुझे वोट ही नहीं देगा। कम से कम इससे ये साबित हुआ कि परफॉर्मेंस लोगों तक पहुंची है। एक एक कदम करके आगे बढ़ना होगा। तभी इवॉन एक बॉक्स लेकर वेटिंग रूम में आती है और उसे टेबल पर रख देती है। अगले एपिसोड के लिए हर कंटेस्टेंट एक सॉन्ग ड्रॉ करेगा। मैं हाथ डालता हूँ और किंग हू का एक सॉन्ग निकाल लेता हूँ। बाकी कंटेस्टेंट्स तुरंत हंसने लगते हैं। अगर मैंने यह कवर खराब कर दिया तो किंग के फैंस मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इंडस्ट्री में सब जानते हैं कि किंग हू सालों से सिरीना का पीछा करता रहा है। मैं सिरीना को डेट कर चुका हूँ। अब ये पूरा मामला एक तमाशा बनने वाला था। इवॉन मुझे सहानुभूति भरी नजर से देखती है। मैं सिर्फ मुस्कुराकर कंधे उचका देता हूँ। अब डरने जैसा कुछ बचा ही नहीं है। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। इसी तरह पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। पेमेंट भी समय पर आ जाती है। फिल्मिंग खत्म होने के अगले दिन 2.5 मिलियन यूएन मेरे अकाउंट में पहुंच जाते हैं। आखिरकार मैं राहत की सांस ले पाता हूँ। डेट अभी भी 20 मिलियन यूएन से ज्यादा है, लेकिन कम से कम अब जिंदा रह सकता हूँ। हेवंस वॉइस ही इस समय मेरा एकमात्र काम है, इसलिए मैं होटल में ही रुक जाता हूँ। हर दिन प्रैक्टिस करता हूँ और सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहता हूँ। हेट अभी भी लगातार आ रही है, लेकिन अजीब बात यह है कि मेरे पुराने एंटी फैंस अब सबसे ज्यादा शोर मचाने वालों में शामिल हैं। 2 दिन बाद प्रोडक्शन टीम पहला एपिसोड प्रीव्यू रिलीज करती है। 3 मिनट का प्रीव्यू क्लिप जिसमें ज्यादातर प्री कॉम्पिटिशन इंटरव्यूज हैं, लेकिन सबसे विस्फोटक हिस्सा वह है जहां मैं अपनी 3 फेमस एक्स गर्लफ्रेंड से जुड़े सवालों का जवाब देता हूँ। इंटरनेट फट पड़ता है। घिनौना आदमी मेरी क्वीन का नाम इस्तेमाल करके अटेंशन ले रहा है। इस आदमी को कभी माफ नहीं किया जाएगा। कृपया इंडस्ट्री छोड़ दो। ऑनलाइन डिबेट आग की तरह फैल जाती है और हेवंस वॉइस भी उसी के साथ स्पॉटलाइट में आ जाता है। सिर्फ
2 घंटे के अंदर ये नंबर 1 ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है। डायरेक्टर ली नंबर्स देखकर संतुष्टि से सिर हिलाता है। ये डील वाकई काम कर रही है। तभी विक्टर बोलता है, डायरेक्टर, रिवर बहुत ट्रैफिक ला रहा है, लेकिन उसके एंटी फैंस बहुत ज्यादा हैं। लॉन्ग टर्म में इतनी नेगेटिव हीट शो और नेटवर्क दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। डायरेक्टर ली चुप हो जाता है। ये वाजिब चिंता थी, लेकिन इतनी बड़ी ट्रैफिक वेव को छोड़ देना भी बेकार होता। आखिरकार वह कहता है, फिलहाल देखते हैं, दूसरे एपिसोड में उसे बाहर कर देंगे। दूसरी तरफ जेड स्टूडियो में उसकी असिस्टेंट मिया डॉक्यूमेंट्स का ढेर लेकर अंदर जा रही होती है। तभी एक कॉलीग उसे रोक लेता है। सावधान रहना, बॉस आज बहुत खराब मूड में है। मिया वहीं रुक जाती है। क्या हुआ? वह सावधानी से पूछती है। कॉलीग आंखें घुमाता है। वही स्कमबैग फिर ट्रेंडिंग में है। मिया तुरंत ट्रेंडिंग पेज खोलती है।